नमस्कार। जन चौक के खबरों के कैसा रहा आज का दिन में आप सभी का स्वागत है। जन चौक के आज के कार्यक्रम में जो कि शनिवार को हमने लास्ट किया था और संडे को हम लोग ने स्किप करते हैं। आज मंडे टू सैटरडे हमारा कार्यक्रम है आधे पौन घंटे का। तो कार्यक्रम आज क्या क्या खबरें रही प्रमुख, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं आगरा से शशिकांत जी, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार वाईएस गिल जी और बनारस से हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला में रहे जलेश्वर जी। आप सभी का स्वागत है। हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत में अगर देखें, अगर दिन भर की चर्चा में देखें तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी हैं जो काफ़ी जो है काफ़ी हलचल भरी रही हैं। नए ताज़ा घटनाक्रम यह है कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने राष्ट्रपति अपने बड़े भाई गोटाबया राजपक्षे को इस्तीफा सौंप दिया है। इस बीच में खबर यह है कि उनके जो है समर्थकों ने काफ़ी जो है हिंसा की थी, जो संघर्ष वहाँ पर आंदोलनरत थे प्रदर्शनकारी काफ़ी समय से। और कल की खबर ये थी कि राष्ट्रपति ने यहाँ तक कि प्रस्ताव दिया था विपक्ष को, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उनके खिलाफ राष्ट्रपति को हटाने के लिए, यानी पूरी सरकार को हटाने के लिए, जिस पे उन्होंने एक सेटलमेंट के लिए के प्रस्ताव रखा था कि हम आपको प्रधानमंत्री पद, विपक्ष को जो है प्रधानमंत्री पद का ऑफर करते हैं, जिसे कि विपक्ष ने ठुकरा दिया था। तो ताज़ा एकदम अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि प्रधानमंत्री पद के महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है और उनके एक सांसद ने इस बीच में एक प्रदर्शनकारी को गोली मारी है और गोली मारने का नतीजा ये हुआ है कि उसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मारी है और उनकी मौत हो चुकी है। बाकी कई सारी खबरें हैं और खबरों के क्रम में हम चाहेंगे कि सबसे पहले शशिकांत जी खबरों को रखें। जी शशिकांत जी, स्वागत है। आप माइक खोल लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। मेरे पास जो खबरें हैं उनमें महत्वपूर्ण खबर जो आपने रखी है, इसके अलावे शाहीन बाग में डिमोलिशन के लिए एमसीडी के अधिकारी पहुंचे और वहां वो प्रतिरोध के कारण, लोगों के प्रदर्शन के कारण वो वापस लौटे। और इसी बीच में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इसके खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए, उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम का लोकस स्टेंडाई यानी कि उसका आधार क्या है याचिका करने का, वह भी पूछा और कहा कि यदि आप पीड़ित पक्ष नहीं है तो आप क्यों आए हैं, यह मंच जो है वो राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। इस तरह की भी टिप्पणियां की। और साथ में सरकार को भी ये कहा कि जब एक मामले में, जहांगीरपुरी मामले में सुनवाई चल रही है, तो आप अचानक इतनी तेजी क्यों दिखला रहे हैं। तो ये मामला देखना होगा कि हाई कोर्ट में अगर मामला लाया जाता है तो इस पर उच्च न्यायालय की ओर से क्या स्टैंड लिया जाता है। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्यक्रम चल रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि एक रूटीन कार्रवाई है, जबकि वहाँ आप विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खां पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि एमसीडी यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने के लिए आई है। तो ये देखना होगा कि ये शाहीन बाग और खासतौर से जो बुलडोजर के पर आधारित जो अतिक्रमण गिराने की जो राजनीति है या जो कार्रवाइयां हैं, उनका अगला टर्न क्या होता है और किस रूप में आगे अनफोल्ड होती है। एक अगला मसला है जिसमें कि जो सिडिशन लॉ है, देशद्रोह का मामला है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए। तो आज केंद्र सरकार की ओर से और पक्ष रखते हुए ये कहा गया कि इस मामले को सेडिशन लॉ पर पुनर्विचार करने के लिए, उसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। और जिन मामलों में ये सुनवाइयां चल रही हैं, इसमें इन मामलों को लंबित रखा जाए तब तक, जब तक केंद्र सरकार द्वारा इस कानून का पुनर्विचार नहीं किया जाता है। तो ये देखना होगा कि केंद्र सरकार पुनर्विचार के द्वारा 124A, धारा 124A, जिसमें कि सेडिशन लॉ की बात की जाती है, उसमें हिंसा उकसाने की बात की गई है और उस आधार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। तो इस पर केंद्र सरकार के द्वारा इस पर पुनर्विचार में क्या कहा जाता है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। एक अन्य डेवलपमेंट है जिसमें कि चंदौली में जो मृत्यु हुई थी एक लड़की की,
और इस मामले में वहां पर दबिश की गई थी पुलिस के द्वारा, और पुलिस कार्रवाई में महिला के द्वारा और वहां के परिवार के द्वारा दुष्कर्म किए जाने और संभवतः हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इस मामले में राजनीतिक जो यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ मृत्यु उसका मुकदमा चलाया जाए, हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तो चंदौली का मामला खासतौर से पूर्वांचल की दृष्टि से संवेदनशील है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये क्या टर्न लेता है। और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक निराशाजनक खबर है कि पहली बार डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है और रुपए का मूल्य काफी गिरा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.42 के अपने सबसे निचले स्तर पर आया है और आज जो है सुबह 77.17 पर खुला और 77.42 पर आकर के 77.42 पर आकर के रुका। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो रूपी की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती जा रही है। इसके तमाम कारण है, आने वाले अभी परिचर्चा में इसके कारणों पर भी विमर्श किया जाएगा। और एक अगली खबर रिपोर्ट की शक्ल में है जिसमें ये बताया गया है, और ये रिपोर्ट है स्कूली शिक्षा विभाग की एक इकाई है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-19 से लेकर के 51,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं पूरे देश भर में, और उसकी तुलना में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में मात्र 11,740 की वृद्धि हुई है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश का भी एक आंकड़ा है जिसमें उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 26,074 स्कूल बंद हुए हैं। और ये महत्वपूर्ण है, सितंबर 2018 में स्कूलों की संख्या 1,63,142 थी, जो सितंबर 2020 में घट करके 1,37,000 हो गई। और इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी ये आंकड़ा है कि स्कूल जो है लगातार बंद हो रहे हैं। तो ये दिखलाता है कि भारत किसी भी देश के विकास का जो शिक्षा का स्तर है वो स्कूलों के संख्या से और उनमें इनरोल्ड स्टूडेंट से तय होता है, और उनमें लगातार कमी आ रही है। और एक अन्य अंतिम खबर मेरी ओर से है जिसमें लखीमपुर खीरी के मामले में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का ने ऑब्जर्वेशन दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया है, और उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह कहा है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं अजय मिश्रा टेनी, इनको किसानों को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। विधायिका के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से, कार्यपालिका के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से इस तरह के असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना प्रतिक्रियाएं और बातें नहीं कही जानी चाहिए और उन्हें धमकी नहीं दे जानी चाहिए थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम सभी जानते हैं कि उसमें नियोजित की गई थी, जिसने जो 4 आरोपी हैं उनको बेल की सुनवाई हो रही थी और बेल देने से उच्च न्यायालय ने मना कर दिया। और काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की हैं कि जो विधायिका में बैठे हुए और कार्यपालिका में बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर कानून बनाने और कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है, यदि उनके द्वारा ऐसा आचरण किया जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी की है कि ऐसा संभव नहीं है कि उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं हो, और इस तरह से इस मामले में काफी गंभीर टिप्पणियां हैं और ये काफी चिंताजनक है। ये चंद खबरें थी रविंद्र पटवाल जी मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शशिकांत जी खबरों को रखने के लिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो हमारी मुख्य खबरें हैं, जैसा कि आपने बताया है अभी कि एक तो जो है शाहीन बाग में, इसमें जो है आज जो है एक काफ़ी तनाव की स्थिति रही सुबह सुबह, लेकिन पता चला है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। और पहले तो खुद जो है विधायक, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने अपने लोगों के साथ, नेतृत्व के साथ जो है, जो भी वहाँ पे इस तरह के जो अतिक्रमण थे, इवन कि मस्जिद के सामने एक टॉयलेट भी था, उसको इन्होंने खुद तो उसको जो है तोड़ दिया। और उसके बाद जो है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो है कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो वो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, और दूसरा रेहड़ी पटरी है। जो स्थानीय लोग थे उनके बीच में बातचीत भी चल रही है, BBC के भी के लोगों ने कवर किया इस पर, जिसमें कि बताया गया कि लोगों जब खुद जो है, जो पुलिस प्रशासन और बाकी जो
वो लोग हैं वो खुद जो है अवैध एक तरह से जो है अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं, और बाद में फिर जो है इसका एक चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी पास में होने वाले हैं, तो इसको लेकर, लेकिन इसका जो पूरा फायदा उठाने की कोशिश हुई, ये दिखाना था कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है और हम ये कर सकते हैं, तो वो आज जो है किस तरह से टला है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी सीपीएम की, उसको जो है एंटरटेन नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि आप हाई कोर्ट के पास जाएं। तो स्थिति जो है कुल मिलाकर बनाने की कोशिश की गई, यहाँ पे लगातार स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो रियल इशूज़ हैं उसकी जगह पे कुछ ऐसे मुद्दों को लाया जाए। तो इन सब बातों के अलावा बाकी भी, जैसा कि श्रीलंका की स्थिति ताज़ा तरीन हम लोगों ने परसों बात की थी, और आज जो है उसका आउटकम ये निकला है कि कम से कम प्रधानमंत्री, लेकिन पूरी श्रीलंका इस समय पूरी एक टर्मोइल में है, और राष्ट्रपति से नीचे वहाँ की जनता और विपक्ष इस्तीफे के बिना वो तैयार नहीं हो रहे हैं, मंजूर नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीन या जो दूसरे देश हैं जो मदद करना चाहते हैं, वो भी उस स्थिति को, क्राइसिस को देखते हुए उनको भी लगता है कहीं ना कहीं से कितनी मदद करनी चाहिए, या एक हम क्राइसिस के बीच में हम जा रहे हैं, वहाँ पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो एक सिचुएशन एक बनी हुई है। अगर इस्तीफा वो देते हैं राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति अभी इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं, तो कहीं शायद फिर से एक नया अध्याय की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें तो उनके द्वारा किए कराई हैं। इस मुद्दे पर हम लोग आगे बातचीत करने के लिए जलेश्वर जी से आग्रह है कि वो अपनी बात रखें। रविंद्र जी, इससे पहले कि जलेश्वर जी बोलें, जो मैंने वार्ता के क्रम में उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, जो कि गलती था। केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति को लेकर के उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि उस समय केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित थे, और उनकी उपस्थिति में यह सब कुछ हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी और कुछ खबरें रखवा लीजिए इसके अलावा लोगों से, जलेश्वर भाई से, और मैं भी कुछ रखूं। मैं खबरें एक पहले रख लूँ। सबसे जरूरी खबर ये है जिसको लेके आप कई दिनों से चल रहा है, काफी तनाव भी है रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे का मामला है, आप लोगों ने सुना ही होगा, उसको लेके काफी तनाव हुआ, वहाँ विरोध किया गया दूसरे पक्ष के लोगों ने, और नहीं हो पाया था। तो उसकी वजह से हुआ यदि जो कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर जो बनाया गया था, उन्होंने आज मुझे कोर्ट में जाके सुनवाई होनी थी। उन्होंने थोड़ा आवाज और तेज करिएगा, आवाज बाबू तो आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। हाँ, एक मिनट बढ़ा, आवाज तेज। आप खुद थोड़ा सा प्रयास करिए कि थोड़ा सा हाँ, एक मिनट। हाँ, मेरी आवाज आप कैसी है? अब ठीक है जी? हाँ, अब ठीक है ना? ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें ये मामला ये है, तो ये जब आज जो है कोर्ट की तरफ से वो जो टीम कोर्ट ने तय की थी, ये खुद मिलाकर निचले कोर्ट की मामला है। निचले कोर्ट ने अब आदेश दिया था सर्वे का। अब ये वहाँ चूंकि ये नहीं हुआ, तो इन्होंने कोर्ट को जाके बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ है। ये आज सुनवाई शुरू हुई, उसमें एक नया तरीका ये आया है कि जो उसमें पक्षकार हैं, जिन लोगों ने रिट इसको अर्जी डाली है, उसमें से एक जो पक्ष है वो वापस लेना चाहता है मामला, और उसी का आधार बना के पांच लोगों ने दाखिल किया था। देखिए, एक संस्था है जिसकी 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चन करने के लिए, कहा जाता है श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर है, तो इसलिए उसको वहाँ पूजा पाठ हो, उसके लिए सर्वे कराने की अर्जी डाली गई थी। अब ये हुआ है कि उसमें से एक पक्ष जो है वो कह रहा है कि हम अर्जी वापस लेना चाहते हैं, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो नहीं लेना। तो ये सुनवाई आज दिन भर चली, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई। तो कोर्ट ने फिर ये कहा है कि कल इस पर सुनवाई होगी, और पूरी सुनवाई होने के बाद ही कोर्ट कोई आदेश देगा। और ये भी था कि पहले ये था कि 10 तारीख तक इसकी सर्वे होना था, और फिर उसके बाद आदेश होना था। तो ये मामला टल गया है, लेकिन ये चुनाव अभी भी है, और इसको लेकर काफ़ी मतलब, और यह भी आप तो जानते ही हैं कि जो 1991 के जो कानून है, जिसके अनुसार ये माना गया था कि 1947 की पहली स्थिति बरकरार रखी जाएगी, ये वो नहीं, ये उससे अलग चल रहा है। जबकि मतलब ये कहिए कि पहले जिसका ये तो एप्लीकेशन मंजूर करने लायक नहीं थी, लेकिन इसको बनाया गया। तो ये पूरा चक्कर राजनीति से लेकर, जैसा कि आप आजकल न्यायपालिका की जो हालत देख रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन बहरहाल अभी ये मामला चला हुआ है। तो एक तो ये खबर। दूसरी खबर जो
आप श्रीलंका वाली बता दें कि श्रीलंका की स्थिति आज ईश्वर से भयानक। एक नई खबर मैंने अब जरूर देखी कि बांग्लादेश ने भी उसको कर्जे दे रखे हैं काफ़ी, और बांग्लादेश ने कहा कि हम उनको चुकाने के लिए 1 साल और बढ़ाने का मौका। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस हद तक बिगड़ चुकी है कि वो संभालने की स्थिति में नहीं। अब ये जो कर रहे हैं, जैसे जनता विरोधिता फेमिना जो है वो हड़ताल का आह्वान कर रहा है वहाँ, उसको लेकर आज जो स्थिति खतरनाक इसलिए हो गई है कि जो प्रधानमंत्री के समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। पहले से जो लोग विरोध में हैं वो तो है ही, अब उनके समर्थक भी आ गए। तो ये जो एक सिविल वार की स्थिति वहाँ बन रही है वो ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि ये भी पता चला कि विपक्ष के नेता उनसे राष्ट्रपति से मिले हैं और ये दबाव डाला जा रहा है कि वो इस्तीफा दें, नेशनल गवर्नमेंट बनाया जाए सबको मिला जुला के, ताकि इस चीज़ से पार पाया जा सके। लेकिन चूंकि उसके पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके फॉरेन एक्सचेंज में बिल्कुल खाली हो गया है, तो फिर वो एक कहाँ से इम्पोर्ट कर पाएगा चीज़ें, ये बड़ी समस्या है। तो उसके इकोनॉमी डीप क्राइसिस में है। आपने कभी कल परसों एक ट्वीट पढ़ा होगा, तो सिद्धार्थ भाटिया ने ट्वीट भी किया कि अगर यही हाल रहा तो भारत भी 5 साल के अंदर उसी स्थिति में पहुँच जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और बात होगी। जी जी बहन जी, आपसे अनुरोध है आप बात रखें। जी मेरे पास 2 खबरें हैं, अर्थ जगत से हैं, और पूरे देश के अंदर, कई पूरे दुनिया के अंदर इस समय जो आर्थिक मसला है वो जगह जगह अपने तरीके से देशों को परेशान कर रहा है। उसी का नतीजा है कि इसमें कहिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक क्षेत्र है एक बार फिर जो मुद्दे में आ गया है। यहाँ जो अभी आज शेयर मार्केट है उसमें गिरावट आई है, लगातार गिरने का सिलसिला जारी है। 300 पॉइंट आज गिरा है बताया जा रहा है, हालांकि शुरू में 700 गिर गया था एकाएक। और इसके पीछे जो प्रमुख वजह बताई जा रही, कहा जा रहा है कि जो विदेशी निवेशक थे वो अपने पैसे निकाल रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, और पिछले जो है 7 महीने में 6.5 हजार करोड़ रुपए वो निकाल चुके हैं। और पिछले जो है कहिए तो 1.5 साल में बताया जा रहा है, एग्जैक्ट मैं वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1,65,000 करोड़ रुपए कुछ निकाला जा चुका है यहाँ के शेयर मार्केट से। विदेशी जो निवेशक आए थे अपना पैसा यहाँ जमा किए थे। उसके पीछे प्रमुख वजह बताई जा रही है कि डॉलर जो है, जो अपने वहाँ अमेरिका ने अपना ब्याज बढ़ाया है, उसके चलते वहाँ उनको ज़्यादा फायदा दिख रहा है, और इसलिए वो अपने मूव जो है अमेरिका की तरफ किए हैं। और उसी नज़रिए से रिजर्व बैंक ने भी अपना ब्याज बढ़ाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा जो है भारत को नहीं मिलेगा, इसका नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, EMI लोगों की बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था एक बार जो कहिए लगातार ढलान पर और संकटग्रस्त होगी। और इसका आप समझ सकते हैं कि जो संकेत मिल रहे हैं, निर्मला सीतारमण तक ने कहा है कि हमको नहीं पता है किस वजह से बढ़ाया जा रहा है और एक किसने सलाह दी है। तो इस पर कहिए तो सरकार और RBI के बीच भी कोई सहमति नहीं है, जो बताता है कि जो फैसले लिए गए हैं, जो फैसला लिया गया उसमें कोई तारतम्य नहीं है। एक बड़ी खबर थी। और इसी तरह से एक खबर है, पिछले दिनों Xiaomi के उस पर ED ने छापा मारा था, जो चाइनीज कंपनी है, और फेमा के उल्लंघन के मामले को लेकर के उसमें छापा मारा था, और 5,500 करोड़ रुपए जब्त किए थे या उसको अवैध तौर पर घोषित किया गया है। और आज उसमें कहा गया, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का अखबार है उसने लिखा है कि भारत सरकार जो है लगातार चाइनीज कंपनियों को परेशान कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। और खुद Xiaomi के जो अधिकारी हैं उन्होंने शिकायत की है, ED ने जो पूछताछ की है उसमें हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत ही मतलब कड़ाई से पेश आया गया है, और उनको जो है जबरन उनसे चीज़ें उगलवाने की कोशिश की गई हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच अपने तरह के आर्थिक संघर्ष शुरू हो गया है Xiaomi के जरिए। देखा जा रहा है कि लगातार भारत सरकार ऊपर से भले कहती है कि जो है चाइना से आयात घटा रही है, या निर्यात जो है चाइना को हो, या कोशिश उसकी होगी, लेकिन लगातार जो है चाइना का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है चाइना के पक्ष में जा रहा है, और उससे कैसे क्रिएटिव तरीके से निपटा जाए इसकी बजाय जो है सरकार कुछ ऐसे तरीके अपना रही है जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में मान्य नहीं है। इस तरह की धमकी देना, इस तरह के जब्ती करना, इससे क्या होता है, पूरा कि निवेशकों के सामने जो है उल्टा माहौल खड़ा होता है और उनको उस पर असर पड़ता है। शायद ये भारत सरकार नहीं समझ पा रही है, इसके जो है मतलब बुरे खामियाजे भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। ये 2 खबरें थी। बाकी मुझे लगता है कि
श्रीलंका वाले को अभी मैं कुछ नहीं रखूंगा, डिबेट आती तो आगे कुछ रखना चाहिए। महेंद्र जी, आपने जो सवाल रखा है कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट घटाने का, वो किस आधार पर लिया है उनको नहीं पता। क्या आपको वाकई में लगता है कि आरबीआई गवर्नर कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं अपने आप से? ले सकते हैं। नहीं, इसमें मैं बताऊं रविंद्र जी, मुझे जो लग रहा है पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर के, पूरी जो भारत सरकार है, आरबीआई या जो भी संस्थाएं हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं है चीजों को लेकर के, और जब स्थितियां खड़ी हो रही हैं बुरी, तो उसमें कुछ कर लेने जैसी बात होती है। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, फुल फ्लेजेड जो इकोनॉमिस्ट भी नहीं माने जाते हैं, इतिहास के छात्र रहे हैं, अब उनसे ऐसे क्रिटिकल मौके पर, जबकि पूरी अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें होड़ है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि डॉलर मजबूत ही इसलिए हुआ है क्योंकि उसने जो दूसरी विदेशी मुद्राएं हैं उनको कमजोर किया, उनको खाने की स्थिति बढ़ रहा है। नहीं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो अब दूसरे को खा के अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो उसमें कैसे डॉलर से मुकाबला किया जाए, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, जो संकट है उसको हल किया जाए, इसकी जो एक बड़े स्तर पे प्लानिंग योजना बननी चाहिए, जो दिशा होनी चाहिए, इस पर कोई कम से कम भारत सरकार में आरबीआई से लेके नीति आयोग से लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री तक कोई आपसी सहमति नहीं है, और जो बयान आ रहे हैं उसी अंतर विरोध को दर्शाते हैं। मैं तो इसी रूप में देखता हूं। गिल साहब, आप बता रहे थे कुछ जी इसके बारे में। एक्चुअली क्या है कि डॉलर के बारे में दो पक्ष है उसके, एक तो अंतरराष्ट्रीय पक्ष है, एक देश का पक्ष है। इंटरनेशनल डॉलर जो है वो उसका घटना बढ़ना दूसरे कारण से हो रहा है। दूसरी करेंसी कौन सी जो घट रही है, जो करेंसीज अफेक्टेड है यूक्रेन वार से डायरेक्टली, जैसे यूरोपियन करेंसी वो नीचे जा रही है, पर साथ साथ ये भी हुआ डॉलर कहीं पर मजबूत है, कहीं पर नीचे भी गया है। जैसे रूबल के कंपैरिजन में डॉलर नीचे गया है, रूबल स्ट्रेंथन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। इंडिया में जो दिक्कत है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें सीधा होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट घटा दो। इससे क्या है कि हम जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन घटा सकते हैं, पर आज इन्फ्लेशन किसी और कारण से बढ़ रहा है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जो मंडी है हर जगह, जिसमें तेल की मंडी है, पेट्रोलियम तेल की मंडी है, बाकी जो खाने की मंडी है, खाने वाले तेल की मंडी है, हर जगह दाम बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। उसका सीधा असर इंडिया पर हो रहा है। और दूसरा ये हो रहा है कि डॉलर का रेट का फर्क ये पड़ता है कि डॉलर पहले क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ था, जिससे क्या है कि डॉलर बहुत छापा नहीं जाता, आजकल उसको बढ़ाया गया, डॉलर की संख्या बढ़ा दी गई बहुत बड़े पैमाने पर। उसको क्या है कि बंद कर दिया गया। जब उसको बंद किया जाता है तो डॉलर थोड़ा सा वीक ऊपर जाता है। डॉलर का रेट वो नेचुरली ऊपर गया है क्योंकि डॉलर अब कम हुआ है, तो हिंदुस्तान में निवेश के लिए डॉलर अब नहीं आ रहा है। अब डॉलर हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, जैसे आपने बताया डॉलर बाहर जा रहा है। बाहर जाना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जैसे उनका क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद हो गया, उन्होंने डॉलर छापने बंद कर दिया। जो छापने में शब्द कह रहा हूँ, छापना आजकल नहीं होता, मैं छापना मैंने डॉलर की बढ़ोतरी कम कर दी है। तो वो डॉलर कम होने के चलते क्या हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और इसीलिए बाहर जा रहा है डॉलर हिंदुस्तान से। ये जो हो रहा है, ये इस एरिया में जो है दोनों पक्ष में, चाहे वो डॉलर का स्ट्रेंथनिंग और डॉलर का वीकनिंग, दोनों से हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान में मेन फर्क पड़ेगा जो दुनिया में हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों का जो दाम बढ़ रहा है, और ये दिन रात बढ़ा रहे हैं। अभी गैस का दाम इन्होंने बढ़ा दिया, कुकिंग गैस का दाम बढ़ाया। तो ये बढ़ाना है, इसलिए मजबूरी इनकी है कि डॉलर ही नहीं, दुनिया में रेट बढ़ रहा है और डॉलर के बढ़ने के चलते और रेट और डबल होगा, 1.5 गुना और बढ़ जाएगा। डॉलर अभी 80 रुपये तक जाने का चांस है, जैसा कि बताया जा रहा है। जिस तरह से डॉलर का रुक जा रहा है, ये इन्होंने $5 बिलियन अभी बेचे हैं, जो नीलामी की है $5 बिलियन की, उससे थोड़ा सा रुका है, 2-4-10 पॉइंट रुका है, मैंने मुश्किल से 10 पैसे फर्क पड़ा है, फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। और जहाँ तक ज्ञान भापी मस्जिद का सवाल है, उसमें क्या है कि जो कानून है, लोग करेंगे पहले एक टॉपिक पे कर लेते हैं। जो कानून है WOP एक्ट, जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके मुताबिक ये कोई तरह की बदलाव नहीं की जा सकती। ये जो काम कर रहे हैं ये ASI का अंदर कराया जा रहा है, ASI सर्वे कर रहा है। ASI को सर्वे करने का भी हक नहीं है ऐसे कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप में। जो ये बिल्कुल गैर कानूनी काम हो रहा है, इसको चैलेंज करना चाहिए अपर कोर्ट में। ये चैलेंज करेंगे तो ये टिकेगा नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गैर कानूनी है। भारत में एक खबर ये भी आ रही थी कि रूस
पे जो यूक्रेन के आज चूंकि जो है रूस में 9 मई है आज, और 77th उसकी जो है हिटलर और जर्मनी पर जो विजय की जो है 77th वर्षगांठ है, तो वहाँ एक बड़ा आयोजन इस पे मौके पे होता है। 75वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी उसमें एक काफी बड़ा रिहर्सल जो है पूरी दुनिया ने देखा था आज से 2 साल पहले, तो आज फिर इसको किया गया है। हालांकि ये पहले कहा गया था करीब 1 महीने पहले पुतिन ने इस घोषणा की थी कि हम इसके जो है तब तक जो है 9 मई तक जो है हम यूक्रेन में विजय प्राप्त करने के बाद जो है वापस एक तरह से संकेत दिए थे, लेकिन स्थितियां काफी उससे भिन्न हैं और अभी भी जो है पूर्वी यूक्रेन की तरफ जो है अभी जो प्रांत थे जिनको स्वतंत्र करने की घोषणा की थी उस पे जो है डोनेट्स्क और लुहांस्क इस पे जो है लगातार आक्रमण चल रहा है। बीच में कल खबर आई थी कि एक स्कूल में जो है एक बम धमाके से जो है 60 के करीब जो है लोग जो उसमें तो है मौत हो गई थी। और इस बीच में बहुत तेजी से आपने देखा होगा यूक्रेन के अंदर हलचल बढ़ी है और मिसेस बाइडेन वो कल अचानक से वहां पहुंच गई। फिर इसके बाद करीब मुझे लगता है कि शायद 1-2 लोग और जो हैं इसी तरह राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वहां पहुंचे हैं। तो ये जो पूरा जो कौन कनाडा के ट्रूडो, हाँ यस, जस्टिन ट्रूडो। तो ये जो पूरा जो बनाया जा रहा है, पूरा एक नैरेटिव बन रहा है वहां पे कि यूक्रेन को हाथ से जाना नहीं देना है, या यूक्रेन में जो मैं एक लेख पढ़ रहा था उसमें था कि जैसे कि रूस को एक समय जो हिलरी क्लिंटन ने ये कहा था कि आज से 2-3 साल पहले कि जैसे हमने अफगानिस्तान में रूस को जो है डालकर उनकी स्थिति को की हालत खराब की थी, जैसा कि वियतनाम के साथ हमारे साथ हुआ था, अमेरिका की हालत हुई थी, तो वो हमने एक बार किया था। अब यूक्रेन में वो स्थिति दोबारा करनी है। तो ये यूक्रेन का संघर्ष जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक लंबा चेस बोर्ड का गेम है और पुतिन और रूस को ये देखना होगा कि वो कितने समय तक यहाँ पर जो अपना इन्होंने कहा था विशेष अभियान चलाएंगे, और अभी फुल फ्लेज्ड वार के लिए नहीं कहा था। और कुछ जो है समाचार पत्र ये आशंका जता रहे थे कि इस पे जो है फुल फ्लेज्ड वार की स्थिति भी कहीं हो सकता है कि इसके बाद फैसला ले सकते हैं। तो जहां तो ये हम सोच रहे थे कि 9 मई तक शायद उसके बाद जो है चीजें खत्म हो जाएंगी या शांति की ओर जाएगा और फिर नॉर्मलसी की ओर जाएगा, तो उसके आसार क्या दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं शशिकांत जी? नहीं, आज आपने सही चिन्हित किया कि इसके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स अब होने लगी हैं, इन अर्थों में कि एक नए स्टेज में यूक्रेन और रूस का युद्ध पहुंच चुका है। अगर आज के उस वार्ता की बात करें तो पुतिन ने एक लंबी करीब 11-12 मिनट की अपनी बातचीत रखी रेड स्क्वायर पर, और उस विजय को याद करते हुए जो द्वितीय विश्व युद्ध में रूस ने हासिल किया था फासिस्ट माने साम्राज्यों पर या फासिस्ट सत्ताओं पर, उन्होंने कहा कि डिफेंडिंग द मदरलैंड when its fate is being decided has always been sacred. Today we are fighting for our people in Donbas for the security of Russia, our homeland. यानी डोनबास में हम वहाँ के रूसी लोगों के लिए और अपने होमलैंड की रक्षा के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ, यह द्वितीय विश्व युद्ध जैसा ही परिदृश्य उत्पन्न हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है। एक इसमें एक हिडन एक इम्प्लिसिट खतरा भी है अंतर्निहित, वह यह है कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था उसमें एक बहुत भयावह परमाणु प्रयोग से हुआ था, परमाणु अस्त्रों के प्रयोग से। तो अगर ऐसा परिदृश्य पैदा होता है जिसमें कि अगर रूस किसी किस्म का परमाणु बम आदि का प्रयोग करता है या उस परमाणु युद्ध की दिशा में अगर ये युद्ध जाता है, तो ये एक किस्म के विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। इस बात में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घेरेबंदी रूस की गई है और जिस तरीके से अब तो वो इम्प्लिसिट या छुपे रूप में नहीं रहा, बल्कि खुलेआम सामरिक और आर्थिक दोनों किस्म की सहायताएं जो है वो की जा रही हैं यूक्रेन को, और एक तरीके से प्रोवोक भी किया जा रहा है। तकरीबन सभी पश्चिमी देशों ने प्रत्यक्षता और परोक्षता आर्म्स एंड एमुनिशंस का भी और फाइनेंशियल भी एड यूक्रेन को दिया है। तो ऐसे परिदृश्य में अगर रूस पुतिन अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो यह युद्ध एक बहुत ही भीषण खतरनाक टर्न भी ले सकता है और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अब तक का जो
खास तौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पूरा जो हिस्टोरिकल मूवमेंट रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, एक नई दिशा में ले सकता है। पश्चिमी देशों की यह अपेक्षा कि इस युद्ध को क्रॉनिक बना करके, एक दीर्घकालिक बना करके रूस को लगातार कमजोर किया जाए और उसकी सामरिक और आर्थिक क्षमता को कमजोर करते हुए उसकी आर्थिक घेरेबंदी की जाए, इसमें देखना होगा कि ये वे कितना सफल हो पाते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि सामरिक और आर्थिक तौर पर रूस और चीन एक किस्म के वैकल्पिक विश्व का मॉडल हाल के दिनों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और न सिर्फ सामरिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी जिस तरीके से रूबल को असर्ट किया है और चीन ने अपनी मुद्रा को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, तो ऐसे में एक किस्म का स्पष्ट तौर पर शीत युद्ध तो ना कहा जाए, लेकिन एक ध्रुवीकरण, ब्लॉक्स के रूप में ध्रुवीकरण की परिस्थितियां जन्म ले रही हैं, जो कि उसके युद्ध के रूप में और युद्ध के इतर भी जो डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग्स हो रही हैं वो महत्वपूर्ण है। और उसमें भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग काफी महत्वपूर्ण तरीके से कैलिब्रेट करना होगा, भारत के अपने राष्ट्रीय सामरिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए। जी, आपकी बात से ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात से याद आया मुझे, जलेश्वर जी ने कल जो है ट्विटर पे एक ग्लोबल टाइम्स का एक लेख शेयर किया था, जिसमें कि वो NED नाम से बताया था कि शायद मुझे अगर याद है सही से, अमेरिका किस तरह से एक पूरे एक नए तरह के फाइनेंशियल जो कि CIA के जरिए पहले करता था, अब उसने खास तौर पर चीन के लिए किस किस मात्रा में और कितने $मिलियन का खर्च करते हुए आपके जो है 2-3 प्रांतों पे, आपके तिब्बत है, नानजियांग है और हांगकांग को लेकर उसने एक कंसर्टेड एफर्ट करके वहाँ पे लोगों को NGO को खड़ा करके एक पूरी स्थिति जो है कैसे अशांति का माहौल बनाया जाए और डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का ही सबसे ज़्यादा हनन दूसरे देशों की करता है, उसके बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने एक पब्लिश किया है। तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप हमारे दर्शकों को बताएं जलेश्वर जी। हाँ, मिल गया आवाज है। और मैं कह रहा था वो रिपोर्ट पढ़ने पर लगता है कि एक पूरा प्रोजेक्ट है CIA का, ये कोई नई बात नहीं, ये काम CIA ने लैटिन अमेरिका में किया है और हमेशा करता रहा है, लेकिन अब वो एक सुनियोजित तरीके से एशिया को टारगेट करना है। और एशिया में जाहिर से आप जान रहे हैं कि वो चीन के लिए कर रहा है, तो उसमें सबसे मजे उसमें दिलचस्प ये है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का एक पूरा टारगेट बनाया गया कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाए। तो ये चिंता इस बार तो उसने कहा है कि ये CIA के जरिए छद्म तरीके से करता था, अभी उसने डायरेक्ट जो है स्टेट की ओर से वो डायरेक्ट संस्था MED जिसको बोल रहे हैं वो, लेकिन वो जो प्लानिंग है, जो ब्लूप्रिंट है, वो CIA का ही तैयार किया हुआ है मेनली। लेकिन ये है कि अब ये खुल के करेंगे और ये ताइवान को और भारत को, पर्टिकुलर 2 ऐसे देश हैं जो जिसको प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नाटो ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया। तो अगर ये होता है और जैसा कि क्वाड है, या तो क्वाड में रहना और फिर यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ देना, इस दोनों चलेगा नहीं लंबे दिनों तक। आपको एक तो एक चूज करना पड़ेगा, तो या तो आपको क्वाड छोड़ना पड़ेगा या फिर रूस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक लंबे समय तक, क्योंकि अब अमेरिका का प्लान वही है जो रूस की चीन की घेराबंदी, जो आप उस रिपोर्ट बताती है। हालांकि मुझे लगता है कि वो चीन के जो थिंक टैंक है उस चीज़ को, इस बात को समझ रहे हैं और उसको काउंटर करने की उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी भी कर रखी होगी। आप देखे होंगे अभी जो हांगकांग के CEO चुने गए हैं वो वहाँ के सिक्योरिटी के चीफ रहे हैं, तो एक नया वहाँ उन्होंने व्यवस्था बनाई है। जॉन ली, तो जॉन ली ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछले जितना आंदोलन चला है वहाँ CIA प्रायोजित, वो सारे CIA प्रायोजित आंदोलन हैं, उसको उन्होंने हैंडल किया है। उनको CEO बनाना, तो ये सब चीजें उनको ध्यान में रख के ही चीन कर रहा है। जी, हालांकि जो है पश्चिमी मीडिया और भारतीय मीडिया के अंदर जो प्रचार है वो जॉन ली के बारे में यही है कि पूरी तरह से उनको जो है चीन ने एक तरह से जो डेमोक्रेसी के जो आंदोलन था उसको कुचलने के लिए और पूरे डेलीगेट्स को जो है उसमें रखा है उन्होंने, और उसके साथ जो है 99% से उनको एक तरफा एक मुस्त जो है एक ही कैंडिडेट थे वो चुनाव लड़े हैं। जी महेंद्र मिश्र जी, आप कुछ
हाँ, इसमें कहेंगे? इसमें दो और मेजर डेवलपमेंट हुए। एक तो यूएनएससी से भी एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, जिसमें कि यूनानिमस रिजोल्यूशन है, आम सहमति से पास हुआ, जिसमें रूस भी सिग्नेचर किया है। तो जो रूस यूक्रेन का युद्ध है उसको युद्ध नहीं कहा करके कॉन्फ्लिक्ट, विवाद का उसमें शब्द दिया गया है। एक मेजर डेवलपमेंट है, जो अभी तक लग रहा था कि यूएनएससी बैठ नहीं पा रही है और हर जगहों से रूस को निकालने की जो पूरी कोशिश चल रही थी पश्चिम की तरफ से अमेरिका की अगुवाई में, वो एक नए लगता है कि नए प्लैंक पे गए हैं। अब ये क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, ये समझने की बात हो सकती है, लेकिन ये एक डेवलपमेंट जिस पर नजर रखी जानी चाहिए। दूसरा मुझे लग रहा है कि जो पूरा गेम प्लान है, आप देखिएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध है या पहला विश्व युद्ध, किसी में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भी लास्ट दौर में शामिल हुआ था और इसलिए कहा जाता है कि उसका कोई बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं हुआ था। और इस वाले उस युद्ध में भी आप देखिएगा तो अमेरिका अभी दूर खड़ा है, सिर्फ जो है चेस के गेम जो है फिट कर रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो यूरोप का हो रहा है, जो उसको सीधे युद्ध में जो एकदम नजदीक है बॉर्डर पे, उसके तेल गैस से लेके सारी चीजें उसकी प्रभावित हो रही हैं, महंगाई वहां बढ़ रही है, नागरिक जो है परेशान है और उसका पूरा सीधा असर कह सकते हैं यूरोप पर पड़ रहा है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो रणनीति है, जिस तरह से अफगानिस्तान में रूस फंस गया था, कुछ उसी तरह से एक बार फिर रूस को जो है यूक्रेन में फंसा दिया जाए और इसकी जो अपनी ताकत उसको खत्म कर दिया जाए, इस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है। नहीं तो जो जेलेंस्की है उनकी अपनी कम से कम अपनी प्रतिभा हैसियत ऐसी नहीं है कि इतने बड़े युद्ध को वो जो है नेतृत्व दे सकें। उनको जो पीछे उनकी जो ताकत है वो बार बार दिख रहा है कि वो अमेरिका है, यूरोप है। और सबसे खास बात है जो नया डेवलपमेंट है, इस पर नजर रखी जानी चाहिए। इस पर अगर रिपोर्ट्स आए, कहा जा रहा है कि यूरोप से हर तरह की मदद, हथियार से लेकर मर्सिनरीज जो है, कहा सीरिया से बता रहे हैं या दूसरे देशों से मर्सिनरीज को हायर किया गया है लड़ने के लिए यूक्रेन में रूस के खिलाफ। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं पूरा हथियार से लेके मानव से लेके हर तरह का जो सहयोग पश्चिम जो है इस समय मुहैया करा रहा है यूक्रेन को। और सबसे लास्ट में अगर हम कहें बात, तो पूरा निशाना जो है रूस और इस सब के बहाने अमेरिका का चाइना पर है, और अंत में देखिएगा वो चाइना के खिलाफ जो है आएगा, फोकस करेगा। और इसी वजह से आप देखिए बार बार कोशिश कर रहा है, पश्चिम कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत को अपने साथ ले आया जाए, भारत एक पोजीशन ले, उसकी जो एक न्यूट्रल पोजीशन उससे उसको हटा के अपने साथ खड़ा किया जाए, ये उसकी लगातार कोशिश है। पिछले दिनों पीएम की यात्रा हुई यूरोप की, उसी रूप में देखी जा रही है। क्वेट की बैठक में शामिल हो तो भी, G7 में शामिल हो तो भी, इसी रूप में हमको लगता है इसको देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें रविंद्र जी मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम लोग देखें तो इस 21वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका की केंद्रीय चिंता रही है कि जिस प्रकार से 2008 के आसपास जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उस आर्थिक संकट के मद्देनजर अमेरिकी डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ये चिंता हुई, वहाँ के जो इकोनॉमिक कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनकी ये चिंता हुई कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में और सामरिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें अमेरिका के सेंटर में होने का खतरा, सेंटर से डिस्प्लेस होने का खतरा हुआ। आपने देखा कि क्वाड में किस तरीके से फ्रांस से डील हटा करके ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को दिया, तो उसके जो डिफेंस डील्स थे जिस पर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नाराजगी भी हुई। तो ये मसला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट केवल और केवल अमेरिका और रूस और चीन के बीच का नहीं है, बल्कि एक तरफ से G7 कंट्रीज के बीच में भी आंतरिक प्रतिद्वंदिता है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन और G7 के जो यूरोपीय देश हैं और दूसरी तरफ अमेरिका है, जो कि चाहता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में और सामरिक अर्थव्यवस्था में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखे। उसका नतीजा आप देखते हैं कि जो डायलेमा भारत अपने स्तर पर महसूस कर रहा है कि किस ओर एलायन करे, ये इससे ज्यादा बड़ा डायलेमा ब्रिटेन को छोड़ दें तो फ्रांस के अन्य देशों के सामने रहा है। हम लोगों ने देखा कि जब युद्ध अनफोल्ड हुआ यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो जर्मनी में भारी फेरबदल हुए, वहां के रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, फ्रांस में उसको लेकर के चुनाव लड़े गए। तो एक यूरोपियन कंट्रीज के सामने भी जो जिनकी एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत कुछ जो है वो रूस पर है, काफी कुछ ट्रेड उनका चाइना के साथ लिंक्ड अप हो चुका है, ऐसे में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं यूरोप की, एक किस्म की आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से भी जो बहुध्रुवीयता है, उस बहुध्रुवीयता से सामंजस्य बनाने की सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के सामने है। वो अभी भी उस पुराने 70 और 80 और 90 के दशक का जो मॉडल है, जिसमें अमेरिकन रिजीम का जो प्रिपोंडरेंस रहे, उसकी प्रभुत्व की जो मानसिकता है,
वो अभी भी दिखाई देती है। अभी बाइडेन जो है G7 कंट्रीज के साथ अपनी वार्ता करने वाले हैं और उन्होंने ये बात केंद्र में ये रखा है कि कैसे रूस को आइसोलेट किया जाए, यूक्रेन को कैसे असिस्ट किया जाए और रूस को कैसे फाइनेंशियली और उसके जितने भी पुतिन के आर्थिक सहयोगी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कैसे क्रिपल किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक जो जड़ें हैं उसको कमजोर की जा सके। तो इस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन में, एक संश्लिष्ट दिशा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जा रही है, जिसमें धुरियां केवल और केवल जो मेजर ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं वही नहीं है, बल्कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनके बीच के जो अंतर्विरोध हैं अब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं और वो अंतर्विरोध इतने गहरे होंगे कि आप देखिएगा आने वाले वर्षों में यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है फाड़ पैदा होगी और यूरोपियन यूनियन यानी G7 के में अमेरिका एक तरफ होगा और यूरोप के जो दूसरे देश हैं वो दूसरी तरफ होंगे। ये बहुत अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट लगातार चल रहा है और स्थितियां जो है अभी दिन प्रतिदिन चेंज हो रही हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में महेंद्र जी ने बताया अभी, तो वो बिल्कुल उसमें जो है उन्होंने एक अलग पक्ष लिया है जो लगातार अभी पिछले 2 महीने से लगातार एक पक्ष चल रहा था, उसमें उन्होंने एक चेंज किया है। तो ये सब चीज़ें लगातार चेंज होती रहेंगी और लोग अपनी चीज़ों को अभी दोबारा से जो है कैसे उसको पुनर्विन्यास करना है उस काम में लगे हुए हैं। अमेरिका में खुद नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है और उनके पास खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी रेटिंग लगातार जो है एक बार थोड़ा बढ़ी थी, यूक्रेन युद्ध के पहले काफ़ी डाउन चली गई थी और अब फिर लगातार अमेरिका में डाउन हो रही है क्योंकि महंगाई काबू में नहीं है, लोगों की स्थितियाँ जो है काफ़ी जो है अब लोग परेशान हैं अमेरिका के अंदर। और जहाँ तक कहा जाए कि अभी एक बहुत बड़ा सवाल था कि शिक्षा में जो उनको एजुकेशन लोन था $50,000 तक का प्रति बच्चों को, और उसमें भी जो है ब्लैक एंड ब्राउन्स के बीच में सबसे ज़्यादा जो है उनको एजुकेशन लोन्स हैं जो उनकी ज़िंदगी में नहीं, मतलब लोगों को आत्महत्या करने की तक की नौबत आ रही है। तो ये स्थितियाँ हैं जिसमें कि अभी उस पर रिपब्लिकन का घोर विरोध है इस पर, तो उन सारी स्थितियों में फंसे हुए हैं और बिल्डिंग बेटर से लेके तमाम नारे उन्होंने दिए हुए हैं अमेरिका ने, और वो किस तरह से खुद को जस्टिफाई कर पाता है उसकी पोजीशन लगातार एक्सपोज हो रही है। क्योंकि रूस के साथ जहां रूस को आइसोलेट करना था और रूस के अंदर एक कहां उसको घेरेबंदी करनी थी, कहीं ना कहीं आप देखिए भारत में उसका असर हो रहा है। श्रीलंका में आज जो है वो उस जो एक क्राइसिस थी उस क्राइसिस को इसने बहुत डीपेन कर दिया है और वहां पे आज विद्रोह हो रहा है। तो ये जो पूरी स्थिति है, केवल ऐसा नहीं, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और रूस पे कोई असर होगा या यूरोप के अंदर अब कह रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक हम जो है इन पे तेल की निर्भरता को खत्म कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी असमंजस है। उसमें कई सारे देश जो है लैंडलॉक्ड हैं और वो लैंडलॉक्ड हैं, वो स्थितियां है ही नहीं कि वो कहीं से जो है सीधे इस तरह के गैस तेल का आयात कर सकें, और गैस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्थितियां हैं। जर्मनी के बारे में कहा गया कि हम जो है शेल गैस देंगे अमेरिका, लेकिन वो क्या महंगा पड़ेगा, कितने में पड़ेगा, और उसको बना भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या उसकी पूरी पूर्ति कर पाएगा। ये सारी चीज़ें, सवाल और चिंताएं यूरोप के अंदर भी मत रही हैं। और तीसरी दुनिया, अफ्रीका आज जो है भूख के कगार पे खड़ा हो चुका है, गेहूं का जो संकट है। और भारत में जब यहाँ से हमने जो है यहाँ से बिकवाली शुरू की है, तो आज देख लीजिए कि स्थितियाँ क्या हैं। आज अखबार में आया था कि एक जगह शायद 59 रुपए किलो था, मुझे एग्जैक्ट याद नाम नहीं आ रहा है, एक प्रदेश में 59 रुपए, 49 रुपए से लेकर, और मतलब ये बता रहे हैं जो खुला आटे का रेट है, और दिल्ली में 27 रुपए, जबकि 27 रुपए कहीं नहीं है। आप अगर हम आशीर्वाद का बोरी लेंगे तो वो करीब 400 रुपए के आसपास इसमें आपको मिलेगा। तो ये स्थितियां हैं। मैं अंतिम टिप्पणी जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार वैस गिल जी हमारे सामने हैं, तो उनसे लेंगे और इस कार्यक्रम को हम आज यही विदा वो करेंगे। गिल साहब, आप ना अनम्यूट करिए और अपनी बात रखें। जी गिल साहब। यूक्रेन के बारे में जितनी जानकारियां मिल रही हैं वो बहुत, उसमें डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन दोनों चीज़ें हैं। सच्चाई बिल्कुल सरासर झूठ और सच को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। उसमें जिस तरह से आपने कहा कि यूक्रेन में जो रूस की स्थिति है, रूस की जो स्थिति है इतनी ख़राब नहीं है। रूस का मकसद है यूक्रेन के 2 टुकड़े करना। ईस्टर्न पार्ट को वो लेना चाहता है और यूक्रेन को लैंडलॉक मुल्क में बदलना चाहता है। समुद्र से उसका पूरा रास्ता काटना चाहता है, एक नंबर। दूसरा के डॉनबॉस जो एरिया है जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क डिस्ट्रिक्ट है, वो दोनों को, पूरा एरिया को अलग करना चाहता है ताकि वेस्ट और ईस्ट अलग हो जाए। उसका ये मकसद है। उस मकसद में एक दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि ब्लैंकेट बॉम्बिंग नहीं कर सकता है, ब्लैंकेट बॉम्बार्डमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ रहने वाले बड़े पैमाने पर रूसी हैं ईस्टर्न एरिया में।
वेस्ट में भी रूसी संख्या 10% करीब है, ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, ईस्ट में मेजॉरिटी है, और वेस्ट में 10% करीब रूसी है। तो उनका ये दिक्कत है कि उनको बम्बार्डमेंट अगर करते हैं, ब्लैंकेट बम्बार्डमेंट करते हैं, तो सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, उसको वो बचाना चाहते हैं। इसलिए क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो एक तरफा अगर बॉम्बिंग करते जैसे अमेरिकन करते हैं, इराक में जिस तरह से किया, जिस तरह से इवन अफगानिस्तान में उन्होंने बॉम्बिंग की, उस तरह से इनके पास में हथियार कम नहीं है, इनके पास में हर तरह के हथियार है, उस तरह से बॉम्बिंग करके पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। मगर वो उन्होंने तरीका अपनाया है, टैक्टिकल तरीका अपनाया है कि जिसको बहुत प्रिसाइज अटैक करते हैं मिसाइलों से, और इवन आर्टिलरी अटैक भी बहुत लिमिटेड कर रहे हैं, और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, बहुत केयरफुली बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितनी बातें बोली जा रही है कि इतना उनका 2 जहाज डूबा दिए, एक जहाज जला था, वो भी एक एक्सीडेंट था। दूसरा जहाज जिसके बारे में अभी बोला गया, पता लगा वो जहाज बाकायदा वहाँ पर क्रीमिया में खड़ा है, तो उसके बारे में झूठ कहा गया। ये झूठी खबरें फैलाने वाले वेस्ट वाले हैं, और हमारे यहाँ पर जितने भी हमारी मीडिया है वो वेस्ट की खबरें उठाता है, उनके पास में अपने सोर्स नहीं है, और उनके जो रिपोर्टर भी हैं वो यूक्रेन में बैठे हुए हैं। कोई इनका रिपोर्टर रूस में नहीं गया है, रूस वाले इलाके में इनके रिपोर्टर नहीं गए, यूक्रेन वाले इलाके में गए, और यूक्रेन वाले इलाके में जाने से वो झूठी बोलेगा। और दूसरी बात है कि यूक्रेन की बात में देखिए, हवाई सेना खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, जो एयरफोर्स की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसके पास में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसके पास में किसी तरह से कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है सिवाय गोरिल्ला अटैक के, और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। जो हथियार अभी दे रहे हैं, देने की बात हो रही है, उन हथियार को भी रास्ते में बर्बाद कर दिया जा रहा है, रेलवे सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। बड़े बड़े जो आप हॉविट्जर भेजने की बात कर रहे हैं, हॉविट्जर आएंगे कैसे, कौन से रास्ते से हॉविट्जर आएंगे, और जिस रास्ते से आएंगे वो ऑलरेडी नज़र में है, आजकल सैटेलाइट सब कुछ देखा जा सकता है। तो उस मामले में, और दूसरी बात है कि रूस के बारे में एक गलतफहमी है बहुत बड़ी। चीन और रूस में एक फ़र्क है, रूस एक परमाणु शक्ति है बहुत बड़ा, रूस में जितने परमाणु हथियार हैं उतने अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका से भी कुछ ज़्यादा है। चीन की हालत वो नहीं है, अभी तक इन्होंने अटैक नहीं किया रूस पर, क्योंकि मेन डर है हथियार जो परमाणु अटैक रिटेलिएशन का। अगर न्यूक्लियर रिटेलिएशन होता है तो उसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। ये जो आइडिया है थर्ड वर्ल्ड वॉर का, ये बिल्कुल पुराने ज़माने की सोच है। एक साथ हथियार चलेंगे, जो हथियार है दोनों तरफ एक साथ चलेंगे, और पूरा देश, पूरा मुल्क खराब, मुल्क ही नहीं पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, पूरा विश्व ही तबाही की उसमें जा सकता है। जी, there is no third world war. Third world war will last for a few hours, or maybe less than a few hours. क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर करने के लिए आपके जब आप देख लीजिए 1500 हथियार और 15,000 हथियार एक तरह से चलते हैं, 15,000 मिसाइल इधर से चलते हैं, 15,000 उधर से चलते हैं, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, ये सब समझते हैं, इसलिए टच नहीं कर रहे हैं, रूस को टच करने में डरते हैं। और यहाँ तक और इस बात को हम लोग इस बात को हम लोग को एंटिसिपेट कर रहे, मुझे लगता है सभी लोग समझते हैं, जानते हैं, और अमेरिका भी लगातार इस युद्ध में एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। इस बात को सभी लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अभी सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा, एक तो हमारे यहाँ के देश में कैसे जो है 130-135 करोड़ लोगों को साथ लेके चलना है, कि यहाँ भी विभाजन की राजनीति करनी है, और जिस तरह से श्रीलंका में हमने अभी देखा, और सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हमारे इसमें श्रीलंका है, जहाँ पर पहले तमिलों के साथ और उसके बाद मुस्लिमों के साथ एक लगातार और उन्हीं सिंघली बहुसंख्यकों के द्वारा, मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो नेशनल नैरेटिव के पार्ट थे, बहुसंख्यकों के पार्ट थे, इसी राजपक्षे और इन दोनों भाइयों के पार्ट थे। और आज जो है इन भाइयों ने इस श्रीलंका को किस कगार पे खड़ा कर दिया है कि आज जो है उनको रेजिग्नेशन के लिए लगातार सड़कों पर जिस तरह का वायलेंट प्रदर्शन हो रहा है, जिसके कारण आज एक व्यक्ति को, एक प्रदर्शनकारी को जो 1 महीने से वहां पे था, उसको गोली मार दी, और सांसद में नाम अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने खुद को भी गोली मार दी, उनकी भी मौत हो गई है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं से सुसाइडल पाथ की ओर जो श्रीलंका गया है, और उससे क्या हम सबक सीख सकते हैं, हमारे लिए सबसे और जैसा कि महेंद्र और शशिकांत जी ने बताया कि यूक्रेन की तरह अगला निशाना अगर अमेरिकन साम्राज्यवाद का है, तो वो कहीं ना कहीं सबसे बड़े रूप में वो भारत है, क्योंकि भारत एक भूभाग के रूप में हिंद महासागर के अंदर एक सबसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर एशिया में है, और उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर वो एक बार फंस जाए तो उसके बाद फिर
हमारे लिए, उनके लिए चीन से मुकाबला करना बहुत आसान हो जाएगा और हमारे लिए बर्बादी का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। तो बहुत सारे मोर्चों पे हमें देखना है, हमें एक ऐसे मतलब कहा जाए कि नेतृत्व की तलाश है, या नेतृत्व की ओर हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, जो कि सच्चे मायने में देशभक्त हो और सच्चे मायने में यहाँ के केवल ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं, बल्कि यहाँ के जो 130 करोड़ लोगों की सर्व करने के लिए हो। न कि आज जैसे कि हम पहले मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे थे, और आज जैसा कि महेंद्र जी की पिछली रिपोर्ट थी भी मैं देख रहा था कि अभी एक चुनिंदा तरीके हिंदुओं के अंदर कुछ खबरें ये भी आई है दलितों पर भी अटैक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क भी मेरा कमजोर हो रहा है। तो आप लोग ये समय भी काफी हो चुका है, तो हम लोग आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर हम लोग मिलते हैं, कल फिर बात करते हैं आगे कल क्या होगा उसको लेकर। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ, ऐड करें, बताएं जल्दी। अभी जो हमने यहाँ देखा, जो जहांगीरपुरी में देखा था, उसमें कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, मगर अभी जो कल हुआ है, आज हुआ है, आज हर तरह के हर पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए, सबने मिलकर बुलडोजर को रोका। बुलडोजर को सरकार ने नहीं रोका, ना ही कोर्ट ने रोका, लोगों ने रोका। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इस तरह से अगर सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, सब मिलकर लड़ें, सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, सब लेफ्ट फोर्सेस इकट्ठे हों और सब लोग मिलकर लड़ें, तो शायद हम कोई सही रास्ते में जाना संभव हो जाएगा, ना कि नहीं तो हमारे भी हाल श्रीलंका वाला होने वाला है। बिल्कुल। और हमारे कुछ दर्शकों ने इसे देखा, अरुण माहेश्वरी जी का कमेंट है कि काफ़ी अच्छी पहल है ये, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और हम मौका होगा तो हम आप भी इसमें शामिल हों तो इसका स्वागत होगा। और इसी के साथ हम लोग आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। कैसा रहा कार्यक्रम जनचौक की आज की खबर, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया और राय हमारे दर्शक जरूर दें। इसी के साथ ही महेंद्र जी, शशिकांत जी, गिल साहब, चलेश्वर जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।